दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जो पूरे 18 साल तक अकेली एक छोटे से आइलैंड पर फंसी रही। हाँ, आपने सही सुना, 18 साल बिना किसी इंसान के, सिर्फ अपने दम पर जिंदा रही। मरने की संभावना 100% और जीवित रहने की संभावना लगभग 0%। फिर भी इस लड़की ने अद्भुत हिम्मत दिखाते हुए यह कर दिखाया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। दिन में जलती धूप, रात में कड़ाकेदार ठंड, महीनों तक भूख, चारों तरफ केवल खुला आसमान और समंदर, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने लिए सुरक्षित आश्रय बनाया, मुश्किल हालात में जीवित रही और उसकी हिम्मत सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस लड़की ने अकेले इस आइलैंड पर कैसे जिया, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यह कहानी शुरू होती है 1835 का साल था और कैलिफोर्निया के तट से कई मील दूर सैन निकोलस आइलैंड पर निकोलेन्यो जनजाति पीढ़ियों से रहती आई थी। उस समय इस छोटे से द्वीप पर लगभग 200 से 300 लोग रहते थे। वहां के लोग अपना जीवन पूरी तरह समुद्र और द्वीप के संसाधनों पर निर्भर करते थे। दिन में वे मछली पकड़ते, समुद्री जीवों का शिकार करते और किनारे के जाल व चट्टानों से भोजन जुटाते। कुछ छोटी मोटी फसलें जैसे आलू उगाते। जब कोई बीमार पड़ता तो द्वीप पर उगने वाली जड़ी बूटियों और पारंपरिक तरीकों से इलाज किया जाता। रात आते ही आग जलती और उसके चारों ओर लोग गीत गाते, नृत्य करते और अपने रीति रिवाज निभाते। जन्म से मृत्यु तक का हर काम इसी छोटे द्वीप में होता था। यही उनका पूरा संसार था। पर 1814 में इस शांति भरे जीवन में डरावना मोड़ आया। उस साल अलास्का से आए एलियट और रूसी शिकारी द्वीप पर आ गए और वहां के लोगों और उनके संसाधनों पर हमला करने लगे। उनके हमलों में कुछ लोगों को अपने साथ ले गए, कुछ की हत्या कर दी और कुछ को घायल अवस्था में वहीं छोड़ दिया। इस बार बार की हिंसा और लूटपाट ने निकोलेन्यो जनजाति को बहुत कमजोर कर दिया और उनकी संख्या तेजी से घट गई। 1835 तक द्वीप पर केवल लगभग 18 से 20 लोग बचे थे। इसी समय दिसंबर 1835 में एक स्कूनर जहाज जिसका नाम पेयोरेस नाडा था, द्वीप के पास आया। जहाज पर आइजैक स्पार्क्स सहित कुछ स्थानीय नाविक सवार थे। उनका काम था जो बचे हैं उन्हें सुरक्षित मुख्य भूमि पर पहुंचाना। जुआना मारिया, जो लगभग 31 वर्ष की युवती थी, भी जहाज पर चढ़ने वाली थी। पर उसी बीच उसने देखा कि उसका एक बच्चा या कोई घायल परिवार का सदस्य जहाज तक नहीं पहुंचा। उसने जहाज के कप्तान से कहा, अभी आ जाऊंगी, और लौटने के लिए दौड़ पड़ी। कुछ मौखिक किस्सों के अनुसार वह उस समय अपने एक बेटे या घायल व्यक्ति को लेने के लिए जहाज से कूदी। कुछ बयानों में कहा गया कि यह बच्चा उसका ही था और वह उसे सुरक्षित लेकर लौटना चाहती थी, जबकि कुछ में कहा गया कि घायल व्यक्ति पहले हमले में घायल हुआ था और वह उसे लेने गई। जुआना मारिया लगभग 10 से 15 मिनट तक वापस नहीं आई। इसी बीच मौसम अचानक बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और समुद्र में भयंकर लहरें उठी। नाविकों ने देखा कि यदि और इंतजार किया गया तो जहाज और सभी सवार खतरों में पड़ सकते हैं। सुरक्षा को देखते हुए कप्तान ने आदेश दिया कि जहाज चलाया जाए और पेयोरेस नाडा द्वीप से रवाना हो गया। जुआना मारिया जहां दौड़ कर गई थी, वहीं वह वापस नहीं आई। इस छोटी सी देर ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। एक पल पहले वह अपने समुदाय के बीच थी और अगले पल वह अकेली, असुरक्षित और बिना किसी साथी के रह गई। यही वह रात थी जिससे जुआना मारिया का सबसे खतरनाक जीवन अध्याय शुरू हुआ। उसे नहीं पता था कि अब वह पूरा 18 साल अकेली इस छोटे से द्वीप पर बिताएगी। जुआना मारिया अब पूरी तरह से अकेली रह गई थी। उसके चारों ओर सिर्फ खुला आसमान था, दूर दूर तक फैला अनंत समुद्र और बीच में एक छोटा सा टुकड़ा जमीन जो अब उसका पूरा संसार बन चुका था। पहली रात उसने वहीं की एक पुरानी झोपड़ी में गुजार दी। ठंडी हवाओं और लहरों की आवाजों के बीच वह सारी रात बस यही सोचती रही कि अब आगे क्या होगा। सुबह होते ही उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी पहले से यहाँ पड़ा है, टूटे बर्तन, कुछ लकड़ियां और फटे कपड़े, वह कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। अब उसे सब कुछ अपने दम पर करना होगा। और यही वह दिन था जब उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। समय के साथ उसने सबसे पहले सीखा कि समुद्र का खारा पानी पीने लायक नहीं होता। इसलिए जब भी आसमान से बारिश होती तो वह जमीन पर पत्थरों की मदद से गोल गोल गड्ढे बनाती और उन पर पत्ते व शैवाल बिछाकर पानी जमा करती। जब बारिश थमती तो वही गड्ढे उसका पीने का स्रोत बनते। जो छोटे बर्तन उसके पास थे, उनमें वह बचा हुआ पानी रखती ताकि कुछ दिन सूखा पड़ने पर उसका इस्तेमाल हो सके। खाने के लिए हर सुबह वह समुद्र के किनारे जाती, कभी ज्वार भाटा में फंसी मछलियां पकड़ती, कभी चट्टानों से चिपकी शेलफिश और सीप निकालती
और जब कुछ भी नहीं मिलता तो पास उगे छोटे पौधों की सफेद जड़ों को उखाड़कर खा लेती। कई बार भूख इतनी बढ़ जाती कि वह कीड़े मकोड़े, मेंढक और पक्षियों के अंडे खाने पर मजबूर हो जाती। कुछ दिन ऐसे भी आए जब उसके पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी जिंदगी अब बस एक ही लक्ष्य पर टिकी थी, जिंदा रहना। धीरे धीरे जब पुरानी झोपड़ी हवा और बारिश से टूटने लगी तो उसने समुद्र किनारे बहकर आई बड़ी मछलियों की सूखी हड्डियों और लकड़ी के टुकड़ों से नया आश्रय बनाना शुरू किया। वह उन हड्डियों को जमीन में गाड़कर ढांचे की तरह खड़ा करती और ऊपर लकड़ियां, सूखी घास और पत्ते बांधकर छत जैसी आकृति देती। उसका यह छोटा सा घर, जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था, अब उसका एकमात्र सुरक्षित ठिकाना बन गया था। ठंड से बचने के लिए उसने कपड़े भी खुद तैयार करने शुरू किए। उसने कभी पक्षियों के पंखों को जोड़कर और कभी मरे हुए जानवरों की खाल को सुखाकर अपने लिए वस्त्र तैयार किए। कपड़ों को जोड़ने के लिए वह सील के नसों, तंतुओं को सुखाकर धागों की तरह इस्तेमाल करती और बारीक हड्डियों से सुई बनाकर उन्हें सीती। इस तरह उसने प्रकृति से जो कुछ मिला उसे जीवन में बदलने का तरीका सीख लिया। जुआना मरिया ने आग जलाना भी सीख लिया था। यह कला उसे उन लोगों से मिली थी जो कभी उस द्वीप पर रहते थे और जिन्होंने उसे आग जलाने का तरीका सिखाया था। धीरे धीरे वह इसमें निपुण हो गई। आग जलाना आसान नहीं था, इसके लिए उसे बहुत मेहनत और ताकत लगानी पड़ती थी। इसीलिए वह आग सिर्फ जरूरत के समय ही जलाती थी, जब उसे कोई बड़ा शिकार मिलता, जैसे सील या बड़ी मछली। कभी वह इनका मांस धूप में सुखाकर खाती तो कभी आग जलाकर उसे भूनकर खाती। और जब भी आग जलती तो वह उसे बुझने नहीं देती थी, क्योंकि उसे पता था कि इस निर्जन द्वीप पर दोबारा आग जलाना कितना कठिन काम है। समय बीतने के साथ जुआना मरिया ने समुद्र और मौसम के बदलते संकेतों को समझना शुरू कर दिया। उसे अब पता चलने लगा था कि किस समय ज्वार घटेगा, किस दिशा से हवा चलेगी और कब आसमान में तूफान उमड़ेगा। वह उसी हिसाब से अपना दिन तय करती। सुबह मौसम का हाल देखना, फिर भोजन की खोज में निकलना, दोपहर में अपने आश्रय की मरम्मत और शाम को किनारे बैठकर लहरों को देखना, ताकि मन को कुछ शांति मिल सके। अकेलेपन से बचने के लिए उसने अपने मन को कामों में उलझाए रखा। रोज किसी न किसी चीज का लक्ष्य रखती। ये छोटी छोटी सफलताएं ही उसके जीवन को आगे बढ़ाती रहीं। कभी कभी वह किसी पक्षी से बात करने लगती, कभी समुद्र की लहरों से जैसे संवाद करती, मानो वे ही उसके साथी हों। 4-5 साल बीतते बीतते जुआना मरिया अब एक जीवट महिला बन चुकी थी। उसने शंख और हड्डियों से औजार बनाना सीख लिया, शैवाल और पौधों के तंतुओं से रस्सियां बनाई और अपने आश्रय को पहले से कहीं अधिक मजबूत कर लिया। उसने कई बार किनारे पर बहकर आई वस्तुओं से नए प्रयोग किए, जैसे छोटी हड्डियों से कांटे बनाकर मछलियां पकड़ने की कोशिश या शंख से कटाई करने के औजार तैयार करना। उसकी बनाई चीजें भले ही साधारण थीं, लेकिन जीवन की हर जरूरत पूरी करती थीं। धीरे धीरे दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। ऐसे करते करते 5 साल बीते, फिर 10 साल और देखते देखते 18 साल गुजर गए। अब जुआना मरिया के लिए यह द्वीप ही उसका घर था, समुद्र उसकी आवाज और आसमान उसका साथी। वह अब डरती नहीं थी। उसने प्रकृति को अपना लिया था, उसके हर रूप को समझ लिया था। कभी कभी वह किनारे बैठकर लहरों को देखती और सोचती कि शायद एक दिन कोई जहाज आएगा, पर जब नहीं आता तो वह चुपचाप मुस्कुरा देती, क्योंकि अब उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि उसे किसी और की जरूरत नहीं रही। जुआना मरिया ने सैन निकोलस आइलैंड पर पूरे 18 साल अकेले गुजार दिए। न कोई साथी, न कोई आवाज, सिर्फ समंदर की लहरें और आसमान का बदलता रंग। वह अब इस द्वीप का हिस्सा बन चुकी थी, जैसे यह जगह ही उसका छोटा सा संसार हो। 1853 में एक अमेरिकी कप्तान जॉर्ज निडेवर नाम का व्यक्ति और उसकी टीम इस द्वीप की तरफ निकले। दरअसल उन्हें खबर मिली थी कि इस निर्जन टापू पर कोई अजीब सी आकृति देखी गई है। एक औरत जो समुद्र किनारे कुछ गा रही थी और दूर से धुएं के बादल दिखे थे। शुरुआत में किसी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब जहाज के लोग पास पहुंचे तो उन्होंने देखा रेत पर बनी छोटी झोपड़ी, शंखों से सजी दीवारें और बीच में एक औरत जिसने हड्डियों और पक्षियों के पंखों से बने कपड़े पहन रखे थे। वह जुआना मरिया थी, जो अब लगभग इंसानों से अनजान हो चुकी थी। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, पर चेहरे पर मुस्कान थी। जब लोगों ने उसे देखा तो वह पहले घबरा गई, फिर आसमान की ओर देखकर कुछ अनजानी भाषा में बोलने लगी। वह अपनी ही पुरानी निकोलेंयो भाषा में कुछ कह रही थी, जो अब किसी को समझ नहीं आती थी। जॉर्ज निडेवर की टीम ने उसे धीरे धीरे अपने जहाज की तरफ लाया। उन्होंने देखा कि वह बेहद शांत और सरल स्वभाव की है। उसे फल और मांस दिए गए तो वह मुस्कुराई और अजीब से गीत गुनगुनाने लगी, शायद खुशी का या राहत का इजहार था। उन्होंने उसे जहाज पर बैठाया और वह लगभग 18 साल बाद
पहली बार किसी इंसान के साथ थी। जुआना मरिया को कैलिफोर्निया के सैंटा बारबरा लाया गया, जहां लोगों ने उसे बहुत प्यार और आश्चर्य से देखा। लेकिन दुख की बात यह रही कि इतने साल अकेले रहने के बाद जब वह सभ्यता में लौटी तो उसका शरीर अब बाहरी माहौल का आदी नहीं था। ठंडी हवाओं और नए खाने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सिर्फ 7 हफ्तों बाद 19 अक्टूबर 1853 को वह बीमार पड़ गई और इस दुनिया से चली गई। पर उसने अपने अंतिम दिनों में मुस्कुराना नहीं छोड़ा। कहते हैं उसकी आखिरी रात में भी वह गीत गुनगुना रही थी, वही गीत जो वह उस द्वीप पर रोज गाया करती थी। जुआना मरिया की मृत्यु के बाद लोगों ने उसे सम्मान से दफनाया और उसके याद में उस जगह का नाम रखा गया द लोन वुमन ऑफ सैन निकोलस आइलैंड। आज भी जब कोई उस द्वीप के पास से गुजरता है तो कहते हैं कि हवा में दूर से हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई देती है, मानो वह अब भी अपने द्वीप की लहरों को पुकार रही हो।